आइए हम अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन कराते हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन दें। हाँ, मैं जतीश कुमार शर्मा एक एमएनसी में एज HR हेड काम कर रहा हूँ। मैं भी एक फार्मर फैमिली से हूँ और आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन एंड PGDBM मैंने अपना HR में करियर स्टार्ट किया था और पिछले 20 सालों से मैं दिल्ली NCR में ही काम कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के हमारे मेहमान हैं एक HR हेड जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आइए अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन कराते हैं। सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जतीश कुमार शर्मा है। मैंने BSc किया है। BSc के बाद फिर मैंने PGDBM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। After that, I started my career as a HR officer, and then I have completed MBA during the job. After that, I have completed also LLB. I have 20 years of experience in HR and administration. अच्छी नॉलेज रखते हैं और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी है, तो हमारे युवाओं को अच्छी जानकारी दे पाएंगे। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपकी एजुकेशन हुई है तो आपकी जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन है वो क्या है? आज की डेट में तो मैंने PGDBM के बाद अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद जॉब के साथ साथ मैंने MBA भी किया। और MBA के साथ साथ, क्योंकि HR में 2-3 पार्ट्स होते हैं। HR अकेला नहीं है। HR में 2-3 कैटेगरी होती हैं। जी। 2-3 फंक्शन मैंडेटरी होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट, ये HR का ही पार्ट होता है। जी। रिक्रूटमेंट के साथ साथ फिर उसमें आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और थर्ड वन आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे, उनका आउटपुट कैसा आ रहा है, कंपनी ने इन्वेस्ट तो कर लिया, उनको हायर तो कर लिया, उनका आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग या नहीं है। जी सर। तो ये 3 काम तो HR के उसमें आते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, सेकेंड वन आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, किस किस चीज़ में वो अपने आप को एक्सपर्ट हैं या किस किस चीज़ में वीक हैं। अगर वीक हैं तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू हम उनको अपग्रेड करते रहते हैं और एम्प्लॉय का मोटिवेशन चलता रहता है। उसके साथ थर्ड वन आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जी। परफॉर्मेंस, अब हमने हायर करने के बाद लोगों की परफॉर्मेंस भी होगी, परफॉर्मेंस करेगी, एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा तो फिर कंपनी भी परफॉर्म करेगी, दोनों की ग्रोथ साथ साथ चलती है। जी सर। इसके साथ इसके अगला जो टाइम आता है HR में, फिर नेक्स्ट फंक्शन आते हैं और जिनको कहते हैं हम लीगल कह लो या स्टेटरी कह लो। कंप्लायंस इसका एक पार्ट होता है जिसमें आपका सैलरी एंड वेजेस होते हैं, टाइम ऑफिस होती है, इसमें आने का जाने का टाइम, वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, छुट्टी कितनी होनी चाहिए और फेस्टिवल की लीव्स कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। कार्य के कितने घंटे होने चाहिए, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब लीगल जो होता है स्टेटरी कंप्लायंस के अंदर वो आता है। जी। उसमें ये भी आता है कि फैक्ट्री का जिसमें आप हो उसकी स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक फैक्ट्री रन कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, कौन कौन सी लाइसेंसिंग, कौन कौन से अप्रूवल्स, कौन कौन कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन जो भी हैं जी, उसकी भी पूरी HR हेड के पास HR में ही आती हैं और HR ही उनको हैंडल करता है। सर जैसे मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जैसे सर ने अपनी क्वालिफिकेशन बताई और साथ में जॉब प्रोफाइल भी बताया है कि HR में क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, तो सर ने ये बताया है। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, अगर एक युवा जिसे हम अपनी कंपनियों की भाषा में बोलते हैं फ्रेशर, जो एक नया युवा आपकी कंपनी में आता है जॉब के लिए और HR में जॉब ज्वाइन करना चाहता है, तो सर उसकी एजुकेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि वो ज्वाइन कर सके और उसके बाद फिर जो बाकी की एजुकेशन है वो साथ साथ में ले सकता है प्राइवेट तौर पे? तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे युवाओं को बताइए सर। HR का जो फील्ड है आज की डेट में ऐसे समझ लीजिए जैसे बैंक का जो फील्ड है ना, डायरेक्ट टोटली कन्वर्ट हो गया लेडीज़ के लिए, यानी फीमेल्स एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा भरमार या ज़्यादा इसको फीमेल्स का है बैंकों में। सेम उसी तरह से HR का जो पार्ट है ट्रेनिंग का हो गया, रिक्रूटमेंट का हो गया, PMS का हो गया, ये सारी चीज़ें लेडीज़ या फीमेल्स जो एम्प्लॉय होती हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं। जी। तो फीमेल का स्कोप ज़्यादा है कैरियर में। अगर मैं स्पेशली बताऊं तो अगर कोई मेल है तो उसको उसकी कंपैरिजन में आज की तुलना में फीमेल्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं HR में,
कोई भी कंपनी मालिक, कोई भी इंडस्ट्री जो देख रही है, एचआर को प्रीफर करते हैं कि फीमेल हो। जी जी। तो फीमेल का क्या होता है कि उसकी स्पोकन, उसकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। जी जी। बड़ी पोलाइटली वो बात करती हैं लोगों से, तो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ कोई अपना फील आता है। यस सर, यस सर। मेल क्या होता है, थोड़ा सा इतना कम्युनिकेशन या इतना अटैचमेंट नहीं आता है। तो फीमेल का स्कोप बहुत ज़्यादा है एचआर में आज की डेट में। थोड़ा टफ होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, हाँ, लैंग्वेज थोड़ा। करेक्ट, मेल की कंपैरिजन में फीमेल ज़्यादा बेटर करती है। तो जैसे अगर उसे पेरोल में अब चलाना है तो कंप्यूटिंग, काउंटिंग वगैरह उनकी ठीक ठाक होती है फीमेल्स की। जी जी। तो सर इसमें मैं एजुकेशन के बारे में जानना चाह रहा था कि एक युवा की, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, अपना करियर दोनों इसमें बना सकते हैं, लेकिन सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लेडीज़ के लिए अच्छे चांसेस हैं। आज के माहौल में लेडीज़ का वो ज़्यादा है, स्कोप अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है और सेफ भी है। यस, क्योंकि एक मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर एक लेडीज अगर बैठती है तो सेफ भी है, और जॉब प्रोफाइल में भी उसको आसान होता है, वो प्रॉपर अपना काम कर पाती है जी। तो सर एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। एजुकेशन एचआर में जाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए जी। ग्रेजुएट होने के साथ साथ एचआर की स्पेशलाइज कोई डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एमबीए हो गया, या एचआर का कोई डिप्लोमा हो गया। एमबीए एचआर से? एमबीए एचआर से, ओके। एमबीए इन एचआरएम, या फिर कोई पीजी डिप्लोमा हो गया एचआर में। जी जी। तो इस तरह का, या सोशल साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, सोशल एक्टिविटीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उस तरह से आप कैरियर में जा सकते हैं। जी सर। अब इसका क्या है कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद एचआर में मूव करते हो तो वहाँ थोड़ा आपका ग्रोथ कम रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में। हाँ, नहीं, अच्छी कंपनी तो शायद प्रीफर ही नहीं करेगी, वो तो एमबीए से कम किसी को लेती नहीं है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, किसी टेक्निकल इंडस्ट्री में जा रहे हो, जिनका पे भी बहुत अच्छा होता है, जो अच्छे से लोगों को ट्रीट भी करते हैं, तो वो क्वालिफाइड लोग होते हैं। क्वालिफाइड मतलब उनके लिए मिनी एंट्री लेवल की क्वालिफिकेशन ही एमबीए है। अगर आप एमबीए हैं, एचआर से एमबीए हैं, तभी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ एमबीए से तो आपको वहाँ एंट्री मिले, उसके बाद अब आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितना उसमें ग्रो करते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना ग्रैस्पिंग है, कितना चीज़ों को समझते हैं, कितना चीज़ों को फिर उनको आप आउटपुट दे पाते हैं। जी जी। दूसरा आपकी फिर क्योंकि एचआर का पार्ट में कुछ लीगल भी आता है, कुछ आपका सोशल भी आता है, कुछ सीएसआर एक्टिविटीज़ आती हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट। तो वो सब चीज़ों के लिए फिर आपको अगर लीगल में जाना है तो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको लॉ भी होती है, क्योंकि लीगल मैटर्स होते हैं, लेबर के केसेस भी हो जाते हैं कभी कभी। जब इंडस्ट्री चलती हैं तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, तो उस तरह से अगर आपके पास लॉ की डिग्री भी है तो आप और थोड़ा सा ग्रो आसानी से कर सकते हैं। जी सर। दोस्तों, जैसा सर से हमने पूछा और मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण के हिसाब से जो आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई युवा ऐसे हैं कि जो कंपनियों की लैंग्वेज है जैसे सर यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको नहीं समझ पाते हैं। तो जो सिंपल वर्ड हैं उसमें मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन किस या तो एमबीए किया है, और एमबीए भी एचआर से, क्योंकि इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एचआर, मार्केटिंग या बिजनेस जो भी हैं, और भी ऑप्शन होते हैं उससे है। लेकिन एचआर में आने के लिए एमबीए एचआर होना ज़रूरी है अगर बड़ी कंपनियों में आपको एंट्री चाहिए। वरना आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो जो छोटी कंपनियां हैं या उनका कम बजट होता है सैलरी का, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। ठीक है। और दूसरा, इसमें काफ़ी और आगे करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने बताया कि एमबीए एचआर है, और क्योंकि इसमें क्या होता है, कई तरह के पार्ट होते हैं जो एचआर हेड को हैंडल करने होते हैं। एम्प्लॉय को भी हैंडल करना होता है, उधर सैलरी को भी करना होता है, साथ में जो आउट की जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ईएसआई है, पीएफ है, या कोई भी जो लीगल अनलीगल टाइप के केसेस भी होते हैं। कुछ लोग झूठे केस लगाते हैं, सच्चे होते हैं, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन उनको भी एचआर हेड ही हैंडल करते हैं। तो कई तरह की क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर, तभी एक एचआर हेड बन पाता है प्रॉपर। और सर मैं ये जानना चाहूँगा इसमें युवाओं को, जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ें,
अब इसमें डिपेंड करता है, वैसे मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट में जॉब किए हैं, तो ये तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर एक युवा स्टार्टिंग करता है और वो MBA HR से है, तो स्टार्टिंग एक फ्रेशर के तौर पे कितनी सैलरी हो सकती है स्टार्टिंग में? फ्रेशर MBA HR से करके आप आ रहे हो तो कम से कम 20 से 25 हज़ार का पैकेज ऑफर कर रही है कंपनी आज की डेट में। जी जी। तो आप 20-25 हज़ार के पैकेज पे एक HR में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें साथ साथ जब आप HR में आ जाएंगे, जब फिर वहाँ समझेंगे कि कौन सा काम दिया जा रहा है। जी जी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि HR के कई सारे फंक्शंस होते हैं। हाँ, कई तरह की वो है एक्टिविटीज। मैंने ये भी बताया कि इसमें फीमेल्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि एक्चुअली अब पहले HR क्या होता था, पहले एक HR न होकर पहले होता था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता। पर्सनल मतलब केवल मैनेजमेंट की साइड होती थी। आज ऐसा नहीं है, आज वर्कर का भी उतना ही उसमें पार्टिसिपेशन है, उतना ही मैनेजमेंट का। HR का काम ही है वर्कर्स को और मैनेजमेंट के बीच की कड़ी का काम, उनको सेतु का काम करना। बिल्कुल। वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट तक पुटअप करना और मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को या उनकी गाइडलाइंस को वर्कर्स तक पहुंचाना, ये HR का काम है। ये एक सिंपल भाषा में ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। बस बस बस, ताकि ब्रिज का काम करते सबको मैनेज करना होता है, अपने ओनर को भी, सीनियर स्टाफ को भी और जूनियर एम्प्लॉय को भी। और सर इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे एग्जाम्पल तौर पर, मोटे तौर पर, बाकी एक्यूरेट तो आप भी नहीं बता पाएंगे, ना ही मैं बता पाऊँगा अपने युवाओं को। जैसे सर आपने बोला 20 से 25 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होता है एक फ्रेशर का। अब फॉर एग्जांपल 10 साल का उसका जॉब हो गया है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो कहाँ तक इनका जो सैलरी पहुँच जाता है लगभग? 10 साल के एक्सपीरियंस को आप 50,000 1 लाख तक भी पहुँच सकते हैं। वो उसके कैलिबर के ऊपर डिपेंड है और उसकी जो इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो 20 से 40 तक ही घूमते रहोगे 10 साल। 40-50 हज़ार तक। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री अच्छी है, इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है, या फिर जो बड़े नाम है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर ये बड़े और कोई MNC है तो वहाँ तो कोई बजट नहीं है, वहाँ तो जितनी आपकी नॉलेज है उतना आप गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने आप को भी ग्रो करना होता है। अब हमने पढ़ाई तो कर ली, MBA HR से भी कर ली, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, आपको लीगल टर्म्स सिखा दी जाएंगी, आपको वर्किंग कंडीशंस समझा दी जाएंगी, आपको लॉज बता दिए जाएंगे, ग्रेजुटी का ये लॉ है, बोनस का ये लॉ है, और वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमें उनके बाद फिर प्रैक्टिकल जब हम आते हैं इंडस्ट्री में काम करने के, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं अब हमें उनको भी हैंडल करना है। जैसे एक होता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन। एम्प्लॉय को काम तो कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, तनख्वाह दे रही है कंपनी उसको, लेकिन उसको काम के साथ साथ मोटिवेट कैसे करके रखें, कैसे करना। अगर वो मोटिवेट रहेगा तो वो फिजिकली भी फिट रहेगा और काम का आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। तो मोटिवेशन के लिए बहुत सारे HR को इनिशिएटिव लेने होते हैं। जी जी। ऐसे काम के साथ साथ कोई फन फ्राइडे कर दिया, जैसे किसी दिन हमने उसको बैठ के चाय पी ली, उसके साथ में कुछ बातें कर ली, आपस में कुछ डिस्कस शेयर कर लिया, हंसे बोले। उसके बाद कभी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं उनको मोटिवेट, बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, किसी को बर्थडे के दिन हमने केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, 7 2 4 6 10 20 लोगों ने एंजॉय करके एक छोटी सी पार्टी, एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा टचअप देना है कि वो फील करे कि हाँ वो सेफ जगह में है और सब लोग यहाँ अपने हैं। जहाँ इस तरह की फीलिंग आ जाती है, लोग फिर आउटपुट अच्छा निकल के आता है, रिलैक्स माइंड रहता है, खुशी मन से काम करता है, आउटपुट अच्छा निकलता है। तो और ये एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये सब चीज़ें अगर HR वाला करता रहता है तो वहाँ एम्प्लॉय भी हेल्दी रहते हैं, एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहता है, और शायद जो डिस्प्यूट होते हैं, जो लीगल पार्ट में बता रहा था, केसेस वगैरह होते हैं, उन सब की फिर वहाँ पर कोई स्कोप रह नहीं जाता है। जी जी। लेकिन जहाँ HR वाला इन चीज़ों में वीक पड़ जाता है, अगर एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, आए ऑफिस में बैठे कंप्यूटर पर सुबह से शाम तक लग रहे, कंपनी मैनेजमेंट को सुन रहे हैं, एम्प्लॉय के कनेक्ट में नहीं है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं। इसी के लिए नया स्कोप आया है, इसको HR कहा गया, ह्यूमन रिसोर्स। यस सर। ह्यूमन भी अब कैपिटल है, ह्यूमन भी एक आपका सोर्स है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कुछ नहीं है, इसकी कोई ह्यूमन ही, क्योंकि ग्रोथ जो हो रही है ह्यूमन के काम करने से हो रही है। अगर ह्यूमन काम कर रहा है तभी कंपनी ग्रो कर रही है। yes, माना कि उसमें इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, लेकिन पैसा काम तो ह्यूमन को ही करना है। अगर आपकी मशीन आ गई तो उसको भी ह्यूमन ही चला रहा है। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व है, तो ह्यूमन को जितना आप मोटिवेट करोगे, जितना आप उसको खुश रख सकोगे, वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको आउटपुट में देके जाएगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और था
मैं अपने युवाओं को बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक फ्रेशर के तौर पे युवा आता है, आप HR हेड हैं, तो HR हेड के अंडर में क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक सैलरी वाला पॉइंट है कि आपके, जैसा आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो आपका एक जूनियर एम्प्लॉय होगा जो पूरी सैलरी को बनाता है, या फिर ESI PF वगैरह देखता है। तो इस टाइप का क्या क्या 2-3 चीज़ें आप जॉब के बारे में बताएं। HR में अगर मैं जैसे कोई इनिशियली स्टेज पे HR में आ रहा है, एंट्री कर रहा है MBA HR के बाद, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है जी। वो रिक्रूटमेंट में ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट स्पोकन है, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी है, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है, तो हम रिक्रूटमेंट के में उसको डालेंगे, रिक्रूटमेंट फेस करेगा वो। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हमें कंपनी की तरफ से एक वो आती है, रिक्वेशन आती है कि हमें इस डिपार्टमेंट में इस लेवल पर इतने पैकेज का आदमी चाहिए, उसको इतना एक्सपीरियंस है। उसके अकॉर्डिंग हम सर्च करते हैं, जॉब पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल के माध्यम से भी हम आदमी रिक्रूट कर सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू भी, और रेफरेंस के थ्रू भी, जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके रेफरेंस से, उनके रिलेटिव हों, उनके बच्चे हों, इस तरह से हम उनके रेफरेंस से भी, अगर वो हमारी क्वालिफिकेशन जो भर्तियां कर सकते हैं, जॉब की जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं, तो हम उसके थ्रू हायर कर सकते हैं। तो दूसरा है टाइम ऑफिस का। टाइम ऑफिस का होता है कि जितने भी आजकल सबको, पहले तो 20 साल 10 साल पहले, जब हमने 20 साल पहले स्टार्टिंग किया था, तब सब कुछ मैनुअल था, सारा काम हमें हाथ से रजिस्टरों में लिखना होता था। आजकल ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक, यानी सॉफ्टवेयर आ गए हर चीज़ के। जी। आपको टाइम ऑफिस चलाना है तो उसका सॉफ्टवेयर है, मशीन पे फिंगरप्रिंट वाली मशीन लगी हो, और फिंगरप्रिंट से भी एडवांस हो गया जब से कोरोना आया कि आपको केवल आई कॉन्टैक्ट में, आई फेस रिकॉग्निशन की मशीन, जो आपने एक मशीन लगाई हुई है, उसके कांटेक्ट में आ जाता है बंदा, आपकी आईज को रिकॉग्नाइज करेगी और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। तो एम्प्लॉय आते समय जाते हैं, तो HR वाले का काम क्या होगा, उसको सॉफ्टवेयर उसकी एंट्री करना, जो न्यू हायर किया है आपने, उसको रजिस्ट्रेशन कराना मशीन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर उसको एंट्री करना। उसके बाद जो सुबह शाम आएगा जाएगा, तो वो अटेंडेंस आपकी वहाँ से मार्क हो जाएगी। अब उसका पेरोल एंड ऑफ द मंथ, जब सारी अटेंडेंस आपकी सॉफ्टवेयर में आ गई, तो पेरोल भी फिर आपका सॉफ्टवेयर से ही बनेगा। बिल्कुल। अब वो भी मैनुअल वाला नहीं है कि पहले हम जोड़ के बैठते थे कितने घंटे काम किया, ये सब कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट हो गया है। अब उसमें देखना क्या है कि किसकी कितनी छुट्टी हैं, छुट्टी वगैरह असाइन करना, लीव, ओट, अगर कोई OD पे काम कर रहा है तो वो मशीन में नहीं आएगा, उसमें क्या हमें एंट्री करनी पड़ेगी, मैनुअल करनी पड़ेगी। मतलब उसको मशीन को बताना पड़ेगा ये आदमी ड्यूटी पे है, लेकिन ये आउटडोर ड्यूटी पे है, तो आउटडोर ड्यूटी में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है वहाँ से उसको कनेक्ट कर ले। ऐसे भी हैं कि अगर वो मोबाइल की फैसिलिटी है तो मोबाइल से कनेक्ट वहाँ से भी कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर हमें मैनुअली उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, ये आदमी ड्यूटी पे है, तो उस तरह से फिर उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें रिक्रूटमेंट का हो गया सर, फिर उधर सैलरी का हो गया, अटेंडेंस का हो गया, और एक पार्ट और है, जैसा आपके साथ मेरा डिस्कस हुआ था, जैसे एम्प्लॉय को हैंडल करना होता है हर तरह से, उनकी समस्याओं को सुनना, या आपस में कोई भी इश्यूज आते हैं। अभी मैंने 2 पार्ट डिस्कस किया आपसे, एक तो रिक्रूटमेंट हो गया, एक टाइम ऑपरेशन पेरोल हो गया जी। थर्ड वन आता है हमारा इसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। आदमी आपने हायर कर लिए, काम आपकी मशीनें दिन रात चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, अब स्टैट्यूटरी यानी सरकार लॉ क्या कह रहा है कि आपको क्या क्या कानून मानने होंगे, जिस भी स्टेट में आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं उस स्टेट के अपने लॉ होते हैं कि आपको ये लॉ फॉलो करने होंगे। जी, सरकार की तरफ से रूल्स होते हैं। अगर मैं इसी इंडस्ट्री की बात करूं तो ये जो भी इंडस्ट्री है, इनके यहाँ पे पानी को निकालना, मतलब पानी यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो हमें ग्राउंड वाटर को भी पहले NGT से अप्रूवल लेना होगा, हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमें फैक्ट्री रन कराने के लिए हमें लाइसेंस लेना होगा, तो वो स्टैट्यूटरी पार्ट हो जाता है। ESI में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ESI की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास 10 आदमी हैं, उनकी सैलरी एक एक्स लिमिट के अंदर है, तो वहाँ ESI होगा। वर्कर को ESI कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, कुछ एम्प्लॉय की तरफ से होगा। जी। सेम उसी तरह से PF है, ये सोशल सिक्योरिटी है एम्प्लॉय के लिए, जो आफ्टर रिटायरमेंट उसको PF में अगर वो है कंट्रीब्यूटर है, PF का मेंबर है, तो जब वो रिटायर करेगा या जब जॉब छोड़ेगा तो उसको एक एक्स मतलब लमसम अमाउंट, एक अच्छी अमाउंट उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है। जैसे सरकारी एम्प्लॉय को सरकार देती है, ऐसे ही यहाँ PF डिपार्टमेंट से पेंशन भी मिलती है और एक एक्स अमाउंट भी मिलती है। PF का पैसा 2 एम्प्लॉय को, हाँ जी, PF का पैसा 2 अकाउंट में जाता है। एक तो प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो आपने पैसा जमा किया है वो आपको रिटायरमेंट के बाद PF आपको वापस कर देगा ब्याज के साथ जी। एक उसमें दूसरा अकाउंट होता है पेंशन फंड। जी। पेंशन फंड क्या होगा कि जितना पैसा एम्प्लॉय का कटता है उतना ही एम्प्लॉयर भी जमा करता है उसमें।
तो एम्प्लॉयर का कुछ हिस्सा पेंशन में जाता है। जी। तो वो फिर आदमी जब रिटायर होने के बाद उसको जब तक वो जीवित रहेगा पेंशन मिलती रहेगी, तो पेंशन की सिक्योरिटी होती है इसमें। जी। स्टेटरी पार्ट में यही आते हैं। पॉल्यूशन का अगर कोई मैटर है तो पॉल्यूशन से हमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन, उनको एनओसी लेनी पड़ती है कि यहाँ हम कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लायंस में देखी जाती हैं। फिर तो काफ़ी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे कि एक एचआर में जॉब का अपना कैरियर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। फिर भी मोटा मोटा मैं सर से जो मैंने समझा है, आपने भी सुना है, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर एक युवा एचआर में अपना करियर बनाना चाहता है तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और अगर एमबीए एचआर से किया है तो बहुत बेहतर ऑप्शन है, और आप फ्रेशर के तौर पे एचआर को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भविष्य के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय बनना, अच्छी सैलरी का या अच्छे पद का, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर मिलता चला जाता है, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी तो बढ़ती चली जाती है। लेकिन साथ में कुछ जो सर ने बताया डिग्रियां होती हैं, योग्यताएं होती हैं। जैसे एमबीए एचआर तो आपने कर लिया, तो इसमें अगर आपने लॉ भी कर रखा है तो वो भी आपकी प्रमोशन में और आपकी सैलरी में और आपके जॉब प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दोस्तों 2-3 पॉइंट और हैं इसमें, कि जैसे आपका इंग्लिश का अच्छा होना ज़रूरी है, साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना ज़रूरी है, और साथ ही हम पढ़ाई लिखाई की भाषा में एक वर्ड यूज़ करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? उसके अंदर ये आता है आपका उठना बैठना, सीनियर की रेस्पेक्ट करना, ओनर के साथ मीटिंग करना। तो आपको बड़े तौर तरीके जो हैं बैठने के या अपने काम करने के जो तौर तरीके हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए, अच्छे डिसिप्लिन के साथ होने चाहिए। ये भी आपका जॉब के अंदर एक अहम पार्ट है। सर मैंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसमें अभी सर मैं ये जानना चाहूँगा, अगर हमारे युवा इसमें अपना करियर बनाने का प्लान करते हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है भैया, वैसे तो जैसे पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि आज की डेट में एचआर में लेडीज़ का स्कोप ज़्यादा बेटर है जी। उसके बाद अगर कोई लड़का या कोई बॉय भी इसमें इंटरेस्टेड है तो ऐसी कोई रुकावट वाली बात है नहीं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और उनकी पर्सनैलिटी, जैसे बताया भी आपने, पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर क्योंकि एक तरफ तो आपको वर्कर को इन्फ्लुएंस करना है, उनको इम्प्रेस करना है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट को भी आपको वही चीज़ें जो वर्कर की हैं वो उन पर एग्री करना है। तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ हमें कोरियर बॉय या डाकिये का काम नहीं करना है, हमें एक चीज़ जो दूसरे की है उन दोनों को कन्विंस करना है। वर्कर की वॉइस को मैनेजमेंट को कन्विंस करना है, और मैनेजमेंट की वॉइस को वर्कर को कन्विंस करना है कि भाई हम दोनों मिलजुल के साथ साथ काम करेंगे तभी कंपनी ग्रो कर सकती है, तभी हम सब लोग ग्रो कर सकते हैं। कंपनी ग्रो करेगी तो आप और हम भी ग्रो करेंगे, ऑटोमेटिकली सब लोग ग्रो करेंगे। जी। आपने एक चीज़ और पूछी थी, जैसे आईआर क्या है? आईआर वही है इंडस्ट्री रिलेशन। इंडस्ट्री रिलेशन में वही है कि वर्करों से मैनेजमेंट के रिलेशन, जैसे अभी आपने वर्ड यूज फैमिली, फैमिली का टच तभी आता है जब आपके एक दूसरे से टच में रहेंगे, जी, उनसे रिलेट करके रखेंगे। बिल्कुल, आप आए, आप सबसे मिले, हाय हेलो किया, अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको फ़ोन करके पूछ लिया, अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं। बस कंपनियां जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो जिनको मैंने बताया कि अगर रेपुट कंपनी में जाओगे तो वो आपकी घर तक की फैमिली तक को सपोर्ट करती हैं। वो बिल्कुल वो हेल्थ इंश्योरेंस भी देती हैं, आपकी फैमिली का भी, आपके बच्चे का भी, सब सारा कवर करके देती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको घर तक जब हेल्प, तो आदमी सोचता है कि सारा कुछ मेरी कंपनी मेरे को सपोर्ट कर रही है, तो वो फिर मन से काम करता है, मोटिवेट होकर काम करता है, और उसका फिर आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई जो भी इसमें कैरियर देख रहे हैं तो कम से कम उनकी इंग्लिश स्पीकिंग नॉलेज, पर्सनैलिटी, और उसके बाद तो जो जितना नसीब में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और दोस्तों, सर ने इतनी नॉलेज दी है आपको इस सब्जेक्ट पे, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे कि आपकी समझ में नहीं आए होंगे, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका आपको जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों, जितना भी मैंने अपने मेहमान के साथ जो डिस्कस किया है
उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये आता है, कुछ युवा घबरा जाते हैं कि यार एचआर हेड के लिए इतनी रिक्वायरमेंट, इतना बड़ा वो है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक फ्रेशर के तौर पे जाते हैं और कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ बड़े अच्छे पढ़े लिखे और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के बीच में आपका उठना बैठना, खाना पीना, ड्यूटीज़ वगैरह करना होता है। तो इतनी चीज़ें जो सर ने बताई हैं ये ऑटोमेटिक डेवलप होती रहेंगी आपकी। भाई पहले साल में कुछ रहेगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप ऑटोमेटिक डेवलप होते चले जाएंगे। तो घबराएं नहीं और अपना कैरियर एचआर में आप बना सकते हैं। और इसी में दो एक शब्द ऐसे हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का मकसद अपने युवाओं को नॉलेज देना है। क्योंकि गांव, क्षेत्र या शहरीकरण में बहुत से युवा ऐसे होते हैं जिनकी फैमिलीज़ में या उनको खुद को पता नहीं होता है कि जॉब किस किस में हम कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आपको जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराना। सर के द्वारा दी हुई सलाह और हमारे द्वारा की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार और दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है इसको नॉलेज को ले पाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।